गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग राजनीति विज्ञान में चैप्टर 3 लोकतंत्र और उसकी विविधता यानी लोकतंत्र में कौन कौन सी खूबसूरतियाँ हैं, कौन कौन सी अपवाद हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं, उसके प्रकार कैसे हैं, इसी के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे जो टॉपिक है वो है परिणामों का दायरा, यानी क्या क्या स्थिति है और किस परिप्रेक्ष्य में हमें राजनीति के या लोकतंत्र के बारे में पढ़ना है, उसी के बारे में हम लोग आज समझेंगे। सामाजिक विज्ञान एवं राजनीति के मेल के परिप्रेक्ष्य में संभावित दो अलग अलग स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। पहला क्या, सामाजिक विभाजन और राजनीति के मेल की प्रथम स्थिति उत्तरी आयरलैंड के रूप में हम लोग समझ सकते हैं। उत्तरी आयरलैंड या ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा है जो काफ़ी लंबे समय तक राजनीतिक संघर्ष और हिंसाओं से घिरा रहा है। यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो ईसाई धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन ईसाई धर्म में भी दो तरीके के या दो संप्रदाय के लोग मानने वाले हैं। एक है कैथोलिक जो ईसाई धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, और दूसरा है प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट धर्म को फॉलो करने वाला मानने वाला था मार्टिन लूथर। कैथोलिक धर्म और चर्च में व्याप्त बुराइयों का उजागर करने वाला, उनको जनता के सामने लाने वाला मार्टिन लूथर था। इसको मानने वाले प्रोटेस्ट कहलाए, क्योंकि ये कैथोलिक के अगेंस्ट आया था, यानी उनकी रक्षा के लिए आया था, इसलिए उसे को पहले प्रोटेस्ट कहा गया, फिर इसको मानने वाला प्रोटेस्टेंट कहलाए, और बाद में ये एक धर्म के रूप में विकसित हो गया प्रोटेस्टेंट। तो कह सकते हैं कैथोलिक काफ़ी पुराना प्राचीन ईसाई धर्म है, और प्रोटेस्टेंट जो धर्म है वो एक नया नवीन ईसाई धर्म है, लेकिन है दोनों ईसाई धर्म, ठीक है ना। यहाँ पे 53% जो आबादी है वो प्रोटेस्टेंट है, यानी नए ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, मार्टिन लूथर की विचारधारा को मानने वाले हैं, तथा 44% जो है वो रोमन कैथोलिक पंथ को मानने वाले हैं, यानी कैथोलिक धर्म को, जिनकी ये विचारधारा थी कि रोम जो है, जो चर्च का जो पादरी पोप है वही हमारा सब कुछ सर्वे सर्वा है, उसको मानने वाले। कैथोलिकों का जो प्रतिनिधि था वो नेशनल सोशलिस्ट पार्टियाँ कर रही थी, तथा प्रोटेस्टेंट का प्रतिनिधि यूनिस्ट पार्टियां कर रही थी। नेशनलिस्ट पार्टियों की मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य, जो कि मुख्यतः कैथोलिक बाहुल क्षेत्र है, के साथ रहने दिया जाए, के साथ विलय किया जाए, जबकि यूनियनिस्ट पार्टियां चाहती थी कि इसके ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही हिस्सा बना रहने दिया जाए। यानी कैथोलिक चाहती थी कि हम ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहेंगे, और जबकि जो प्रोटेस्टेंट चाहते थे वो ब्रिटेन के साथ रहना चाहते थे। परिणाम स्वरूप इन दोनों पार्टियों के बीच होने वाले हिंसक संघर्षों में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों नागरिकों सेना के जवान मारे गए। इस हिंसा को रोकने के लिए सन 1958 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्ट पार्टी के बीच एक शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया। इसी प्रकार यूगोस्लाविया में भी धार्मिक और जातीय विभाजन का मुद्दा उठा, परंतु यहाँ धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर हुई राजनीतिक होड़ के स्वरूप यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में विभाजित हो गया। मतलब यहाँ के लोग ने अपने बंटवारे की स्थिति तक पहुंच गई है। द्वितीय स्थिति है, उपयुक्त उदाहरण के आधार पर कुछ लोगों का मत है कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह है कि राजनीतिक और सामाजिक विभाजन का मेल होना ही नहीं चाहिए, परंतु यह स्थिति किसी भी देश में संभव नहीं है। समाज में किसी भी प्रकार का विभाजन न किया जाए, फिर भी यदि किसी देश में किसी प्रकार का सामाजिक विभाजन व्याप्त है तो उसे राजनीतिक अभिव्यक्ति ही नहीं देनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यानी पहले तो होना नहीं चाहिए, और अगर किसी देश में है तो उसे राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए या राजनीतिक हवा नहीं देना चाहिए। यहाँ यह भी जानना बहुत आवश्यक है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की प्रत्येक अभिव्यक्ति हमेशा फूट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हर बार जो राजनीतिक हस्तक्षेप होता है वो समाज को या
देश के बंटवारा ही चाहता है। कभी कभी यह सकारात्मक भी होता है, जैसे इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड के नेशनलिस्टों ने और इंग्लैंड की सरकार ने शांति समझौता किया, नहीं तो यूगोस्लाविया की तरह आपका उत्तरी आयरलैंड और ब्रिटेन में भी छोटे छोटे कई टुकड़े हो जाते। लेकिन जब दोनों लोगों ने सकारात्मक रवैया अपनाया तो जाके शांति व्यवस्था स्थापित हो गई। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना तथा विभिन्न समूहों और विभिन्न वायदों के साथ काम करना एक स्वाभाविक सी बात है। विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना चाहिए। विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बनाना चाहिए। सही बात है, अगर सरकार और जो पार्टियां हैं वो समुदायों के बीच उचित प्रतिनिधित्व रखें, विभिन्न जो समुदाय जातियां प्रतिनिधि लोग हैं उनकी बातों को सुने, उनकी जो उचित आवश्यकताएं हैं मांग है उनको पूरा करें और उन्हीं मांगों को और उस पूरा करने के हिसाब से नीति बनाए, सरकार में रहें, तो ये चीजें सही हो सकती है। विभिन्न देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के मध्य एक प्रत्यक्ष संबंध देखा जा सकता है। कोई भी जाति धर्म संप्रदाय का हो तो यदि मत देने का अधिकार और सारी चीजें हों तो भी संभावनाएं सुधर सकती हैं। इसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि एक समुदाय के लोग ज्यादा किसी एक दल को अधिक पसंद करते हैं तो उसी दल को वोट भी देते हैं। इसके विपरीत कुछ राजनीतिक पार्टियां भी ऐसी होती हैं जो किसी एक समुदाय विशेष को ही अधिक महत्व देती हैं और उसी समुदाय के हित या पक्ष में राजनीति करती हैं, परंतु यह सबकी प्रणीति देश के विखंडन में कतई नहीं। लेकिन ऐसा देखना देश के बंटवारे में नहीं देखा जा सकता। भारत में ही ऐसे हैं, जैसे काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी दलितों के उद्धार और उत्थान के लिए। मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी ओबीसी पिछड़े वर्ग के लिए। लेकिन ये केवल उन्हीं लोगों के लिए नहीं है, बाकी सभी पार्टियों के लिए, बाकी सभी जाति और संप्रदाय के लिए भी है। ऐसा नहीं है, केवल एक ऐसा है। 3 आयाम कौन कौन से हैं उस आयाम के बारे में हम लोग जानते हैं। सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम निम्न 3 बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सा? पहला है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना होती है। जब लोग स्वयं को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तब बवाल होता है। सही है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। अक्सर समाज में चाहे पार्टी हो, जाति हो, भाई हो, किसी समुदाय हो, जब भी कोई अपने आप को अपनी विशिष्ट जाति संप्रदाय स्पेशल दिखने की कोशिश करता है तो अन्य दूसरों के साथ तालमेल बैठाना काफी कठिन हो जाता है। उदाहरण, जब तक आयरलैंड के लोग खुद को प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों की नज़र से देखेंगे तब तक उनको शांत कर पाना एक टेढ़ी खीर है। यदि वे लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के लिए सचेत हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोग मानते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। उदाहरण, बेल्जियम के लोगों में भाषीय भिन्नता के बावजूद वे स्वयं सभी सामाजिक विभाजनों के ऊपर देश को मानते हैं और बेल्जियम अपने को बेल्जियाई मानते हैं, यानी हम बेल्जियम के हैं। भारत का भी ऐसा ही है। भिन्न भिन्न जाति समूह संप्रदाय लिंग भेद क्षेत्र रंग रूप खान पान संस्कृति है, लेकिन सब कुछ होने के बाद हम लोग अपने आप को एक भारतीय मानते हैं। उनका यह सकारात्मक नजरिया उन्हें देश के साथ साथ रहने के लिए सहायता प्रदान करता है। भारत में अधिकतर लोग भी इसी तरीके नजरिए देखते हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि वह पहले भारतीय मानते हैं, बाद में किसी क्षेत्र समुदाय के धर्म को मानते हैं। राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होनी चाहिए इस विभाजन को रोकने के लिए या विचार जो विशिष्ट विचारधारा इसको समाप्त करने के लिए? दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं, इसका ध्यान देना जरूरी है। संविधान की सीमाओं में आने वाले जितने भी हैं और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचने वाली मांगों को स्वीकार कर लेना ज़्यादा आसान है। जरूरी ये बात है कि कोई मांग मांगने से ज़्यादा जरूरी है, मांग मानने से ज़्यादा जरूरी है कि उसकी मांग क्या है। ऐसा मांग तो नहीं है कि कह रहा है कि मैं फला जाति का हूँ, मेरी इस जाति से दुश्मनी तो इस जाति को हटा दिया जाए, या हमारे जाति के लोगों को नौकरियों में शिक्षण संस्थानों में या अन्य चीज़ों में ज़्यादा आरक्षण दिया जाए और उनको दिया ही नहीं जाए। ऐसा नहीं, किसी भी संप्रदाय समुदाय की उचित मांग हो उसको स्वीकार करना सही है। मैंने आपको बताया था
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। मैंने बताया था बच्चों आपको क्लास में और कई बार वीडियो में भी मैंने बताया है कि आपकी स्वतंत्रता जब तक आपकी स्वतंत्रता कहलाएगी जब तक अगले की स्वतंत्रता आपकी स्वतंत्रता से प्रभावित ना हो। यानी आप जब तक स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, जब तक आपके बोलने चालने से दूसरे को कष्ट ना हो, यानी आप तब तक स्वतंत्र हैं जब तक अगला आपकी स्वतंत्रता से परेशान ना हो। आप फ्री हो तो जाको आप बैल मुझे मार, सबको मारते चलो, सबको गाली देते चलो, सबको सबकी जमीनें कब्जा करते चलो, सबको परेशान करते चलो, तो ये स्वतंत्रता आपकी स्वतंत्रता नहीं कहलाएगी। श्रीलंका में रहने वाले सिंहलियों के लिए ही काम करने की नीति तमिल समुदाय की पहचान और हितों के विरुद्ध थी, और नतीजा आपके सामने है कि श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया। यूगोस्लाविया में देख लीजिए, अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग सामुदायिक नेताओं के द्वारा अपनी जाति समितियों की ऐसी ऐसी मांगे रख दी कि उनका पूरा करना संवैधानिक दृष्टि से संभव नहीं था, और यूगोस्लाविया कई छोटे छोटे देश में बढ़ गए। ऐसी मांगे होनी चाहिए थी जिसको मांग किया जाए। अब कहते मुझे नहीं भैया, मुझे तो आसमान के तारे ही चाहिए, तो भैया जाओ आसमान के तारे तोड़ के लाओ, पता चला ना देश रहेगा ना तुम रहोगे। तो ऐसे मैंने जो भी बताया कि ऐसी किसी भी समुदाय द्वारा ऐसी मांगों को ही स्वीकार किया जाना चाहिए जो संविधान के अनुरूप हो और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाता हो, तब ये मांग जायज है और ज़्यादा आसान है मान लेना सरकार द्वारा या जो भी व्यक्ति है वहां पे। सरकार का रुख क्या होना चाहिए, तीसरा पॉइंट क्या है, सरकार का क्या रुख होना चाहिए उस समय। देखिए, सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि शासन सत्ता में साझेदारी करने के लिए तैयार है और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी के साथ किया जाए तो सामाजिक विभाजन के लिए कोई खतरा नहीं होगा। जो मैंने भी बताया कि अगर किसी भी समुदाय संप्रदाय की ऐसी मांग है जो संविधान में चल सकता है, संविधान में है ये व्यवस्था और दूसरे संप्रदाय को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो वो मांगे आसान है और उस मांगों से या उनकी मांग पूरा करने से कोई सामाजिक विभाजन या देश के विभाजन में ऐसी स्थिति नहीं होती। यदि शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग का दमन आरंभ कर देता है जो प्रायः विपरीत और नुकसानदेह परिणाम ही करते हैं, तो शक्ति के बल पर एकता का प्रयास करना किसी भी राष्ट्र के विभाजन की ओर ले जाता है, जैसा कि श्रीलंका में और यूगोस्लाविया में हुआ था कि सिंहलियों को स्पेशल पावर दे दिया था, स्पेशल छूट दे दी थी, जिसके कारण वहाँ पे रहने वाले जो ईसाई और अन्य जो तमिल और अन्य जातियां थी उन लोगों ने ऐसा किया। जैसा पहले हमें पढ़ चुके हैं कि सामाजिक भिन्नताएं, चित्र देखिए कितना बढ़िया चित्र दिया है, चित्र में दिया है विभिन्न चित्रों में दृष्टिगोचर सामाजिक विभाजन से संबंधित कुछ तस्वीरें एकत्रित कीजिए तथा बनाइए कि आप खेल से संबंधित सामाजिक विभाजन या भेदभाव, एक देखिए इसमें जोश है, इसमें नक्सलवाद है, ये सब एकत्रित हो गए, एक तरफ हो गए। अभी इन जातियों का चाहिए, इनकी विरोध कर रहा है, इनका विरोध, और ये क्या है, अलग अलग संप्रदाय से सब लोग जुड़े हुए हैं एक गीत के रूप में, एक देश के रूप में। और ये क्या है, अब एक तरफ आ गए हैं, यानी चाहिए कि ये लोग चाह रहे हैं इधर वाले ना रहे, इधर वाले चाह रहे ये ना रहे, तो ये क्या हो जाएगा, एक देश के बंटवारे की तरफ आगे बढ़ता है। हमने बताया भी, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सामाजिक भिन्नताएं जो होती हैं वो हमेशा हानिकारक नहीं होती हैं, तथा किसी देश में सामाजिक भिन्नताओं पर बल देने की बात को खतरा ही नहीं माना जाना चाहिए। हर चीज गलत नहीं होती, आमतौर पर लोकतंत्र सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति होती है और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। कभी कभी भिन्न भिन्न लोगों की मांगों भी क्या करती हैं, सरकार को अच्छा काम करने के लिए भी प्रेरित करती हैं। ठीक है ना। इसी के माध्यम से विभिन्न छोटे छोटे जो सामाजिक समूह होते हैं हाशिए पर खड़ी आवश्यकता और समस्याओं को व्यक्त करते हैं। अगर ये लोग विरोध ना करें, मांग ना करें, तो सरकारें भी कभी कभी इनकी तरफ ध्यान नहीं देती हैं। इसलिए विरोध और अपनी मांगों को मांगना भी एक सही चीज है लोकतंत्र में, लेकिन ऐसी मांगे नहीं होनी चाहिए जो सरकार या आप खुद ना पूरा कर पाए और सरकार ध्यान आकर्षित करते हैं। मैंने बिल्कुल अभी बताया, राजनीति में उठाए गए सामाजिक विभाजन के मुद्दों पर इस प्रकार के विभाजनों के बीच संतुलन स्थापित करने का काम सरकार का है और सरकारें करती भी हैं। इसके चलते कोई भी सामाजिक विभाजन एक सीमा तक ही उग्र हो सकता है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र में मजबूती आती है, परंतु विभिन्नताओं के प्रति सकारात्मक सोच ही रखनी चाहिए। सभी तथ्यों को अपनाने की इच्छा रखना चाहिए और इतना सरल कार्य भी नहीं है ये। जिन व्यक्तियों को लगता है कि ये वे वांछित हैं
उपेक्षित के शिकार हैं, उन्हें अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का हक है, जैसा मैंने अभी भी आपको बताया। ठीक है ना, और उठाने भी चाहिए। ऐसा विरोध प्राय लोकतंत्र में ही होता है। व्यक्ति शांतिपूर्वक तरीके से संवैधानिक ढंग से अपनी मांग रखते हैं, चुनाव के माध्यम से उन मांगों को पूरा करने के लिए दबाव बनाते हैं, तत्पश्चात समाधान प्राप्त करने का प्रयास भी करते हैं। कभी कभी सामाजिक असमानता इतनी ज़्यादा असमान और अन्यायपूर्ण होती है कि उनको स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की असमानताएं और अन्याय के विरुद्ध होने वाला संघर्ष हिंसक भी हो जाता है और शासन के विरुद्ध खड़ा भी हो जाता है। इतिहास में ज्ञात कराता है कि लोकतंत्र ही एक ऐसा माध्यम है जो सभी असमानताओं की पहचान और विविधताओं को समाहित किए रहता है। मतलब लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि तरह तरह की भिन्नताएं, तरह तरह के लोग हैं, फिर भी सब लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है ना, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है।